90 के प्राइस पर, ठीक है। 90 के ऊपर से बहुत सारे बिड के कॉलम में, ठीक है, बिड के कॉलम में बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर डले हुए हैं। आप ये हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, वीक ऑफ मैथोलॉजी की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 4 की। तो दोस्तों, बुक के हिसाब से ये है हमारा चैप्टर नंबर 7, बट हमारे हिसाब से हम जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी सेकेंड के लिए आप स्किप मत करना। कल से हम बुक के थोड़े हायर लेवल पर आ चुके थे। जो चैप्टर नंबर 3 हमने यहाँ पर अपलोड किया था, वो थोड़ा आप समझ लीजिए उस चैप्टर से हम थोड़े हायर लेवल पर और जो बोलते हैं ना एडवांस स्टेज पर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 है। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमने कल क्या बताया था। हमने आपको एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर पढ़ाया था। तो उसी को हम आगे बढ़ते हुए अभी हम यहाँ पर चलेंगे कि वीक ऑफ मैथोलॉजी कहाँ पर काम कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है दोस्तों। ये है हमारा द 3 फंडामेंटल लॉ। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके आज बहुत सारे डाउट हैं जो आज आपके क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। तो आप बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, हमारे जो ये ऑथर हैं ये बोलते हैं कि जो हमारा जो मार्केट की जो फंडामेंटल लॉ उसमें पहला है द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे आपको एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि जब मार्केट हमारा ऊपर जाता है तो लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट में बायर ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है ना। सिंपल लोग बोलते हैं कि मार्केट में क्या है, बायर ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है। और जब मार्केट हमारा नीचे आता है तो लोग बोलते हैं कि मार्केट में सेलर ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये एक मिथ है, पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप ये बोलिए, आप सबको पता है कि हर एक ऑर्डर पर एक बाई पर एक सेल ऑर्डर रहता है। मतलब अगर मार्केट में एक बायर है, अगर किसी ने बाई करा तो दूसरे ने सेल किया होगा। मतलब जितने बायर हैं उतने ही सेलर होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम मतलब हर एक ऑर्डर पे जब एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो एक बायर होता है और एक सेलर होता है। फिर लोगों को मिथ रहता है कि बायर ज़्यादा हैं सेलर ज़्यादा हैं। दोस्तों, ये बायर और सेलर का खेल तो है ही मार्केट में, बट मैं आपको क्लियर कर दूँ तो एक्चुअल में चीज़ क्या होती है दोस्तों। यहाँ पर सारा खेल है सप्लाई और डिमांड का। ये अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट क्या होगा, हमारा नीचे आएगा। और मार्केट में हमारी डिमांड ज़्यादा होगी तो मार्केट हमारा ऊपर जाएगा। और जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो उतने ही होते हैं, जो बायर और सेलर हमारे होते हैं वो उतने ही होते हैं। बट जो सारा खेल है वो है हमारा सप्लाई का और डिमांड का, यही हमारा खेल है। तो दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हैं हमारे ऑथर साहब आप जो हमको यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा जो हमारा मार्केट डेप्थ होती है इसके बारे में बताने वाले हैं। इसको देखकर आप क्या ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार यहाँ पर जो हमारा चैप्टर होने वाला दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑथर साहब बोल भी रहे हैं कि इन द मार्केट देयर इज ऑलवेज सेम नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, समवन टू बाई देयर समवन मस्ट बी सेल टू। मतलब कोई बाई करेगा तो किसी को सेल करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, ये इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अपनी एक थ्योरी यहाँ पर बता रहे हैं कि इन मार्केट बायर सेलर मतलब क्या होते हैं, अपने ऑर्डर्स को इंटरचेंज करते रहते हैं। मतलब कोई बायर का ऑर्डर डालता है, कोई सेल का ऑर्डर डालता है। बट जो एक चीज़ है जो यह जो मार्केट की थ्योरी को यहाँ पर बायर और सेलर्स को जो हमारा एक थ्योरी ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है, वो है दोस्तों लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्या है दोस्तों, वो होता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर आपने किसी भी अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर आपको मार्केट डेप्थ खोला होगा तो उसमें आपको आस्क और बिड का कॉलम यहाँ पर ज़रूर आया होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आप इतना तो आपको पता ही होगा। आप अभी तक आप ये सोचते हैं कि भाई जनरली क्या होता है, आपको इतना पता है कि जो मार्केट जो हमारे सेलर होते हैं, जो बायर होते हैं वो बिड के कॉलम में शो होते हैं, और जो सेलर होते हैं वो हमारे आस्क के कॉलम में शो होते हैं। जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा। जनरली ये सोचते हैं लोग कि जो बिड वाला कॉलम होता है उसमें क्या है, बायर है हमारे, ठीक है, बाइंग ऑर्डर है, वो वैसे सही बात है। और जो आस्क वाला कॉलम है हमारा उसमें क्या है, सेल के ऑर्डर है, ठीक है। तो ये यहीं पर कुछ थोड़े मिथ यहाँ पर हमारे ऑथर साहब हमको यहाँ पर दूर करने वाले हैं। तो दोस्तों, देयर इज वेरी कॉमन एरर इन कॉलिंग एवरीथिंग विद द परचेज डिमांड एंड एवरीथिंग विद द सेल ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने एक चीज़ और बताई गई है, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ऑथर है ऑपरेटर, जो वीक ऑफ मैथोलॉजी ऑपरेटर के गेम को बहुत अच्छे से हमको समझाती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको आपके सामने यहाँ पर एक दिख रहा होगा, एक मिनट में इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हमारी मार्केट डेप्थ का इन्होंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लिया हुआ है। तो दोस्तों, ये होगी हमारी यहाँ एक मिनट,
हाँ, तो दोस्तों ये वाले जो कॉलम हो गए ये हमारे बिड के कॉलम है और ये हमारे आस्क के कॉलम है और ये हमारा प्राइस है 100 जो कि ये चल रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं ये लिमिट सेलिंग ऑर्डर हो गए, आस्क वाले मतलब सेलर ऑर्डर जो सेल ऑर्डर बोलते हैं, और जो बिड के ऑर्डर हो गए वो हमारे बाइंग के ऑर्डर हो गए। तो सेलर ऑर्डर मतलब सप्लाई क्या होता है, और बाइंग ऑर्डर मतलब डिमांड। ये तो आपको समझ में ही आ गया, डिमांड मतलब बाई और सप्लाई मीन सेल, ये तो आपको कॉमन हो ही चुका है, ठीक है। तो ये इसको भी हम आगे चलते हैं और बताते हैं। फिर हमारे ऑथर साहब बताते हैं कि जो टर्म सप्लाई और डिमांड है वो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड बाय प्लेसिंग लिमिट ऑर्डर, ये ठीक है मैं आपको आगे बताऊंगा। व्हाइल ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब क्या होता है, फिर ये बोलते हैं कि जब एक ऑपरेटर इनिशिएट लेता है और बिड कॉलम में जाता है अपने अग्रेसिव ऑर्डर के लिए तो उसको सेल बोला जाता है, सेलर बोला जाता है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, इन्होंने सारा जो कॉन्सेप्ट है वही चेंज कर दिया। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि दोस्तों जनरली क्या होता है, बाइंग ऑर्डर डलते हैं हमारे बिड में और सेल ऑर्डर डलते हैं किसमें, हमारे आस्क में। बट ये बोलते हैं अगर हमारा ऑपरेटर ऑर्डर डालेगा, अगर आपको यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर ज़्यादा दिखे, मतलब अगर ऑपरेटर को यहाँ पर ऑपरेटर को अपना कोई बड़ा माल यहाँ पर बेचना या निकालना, तो अगर आप क्या देखते हैं कि सेल में मतलब बाइंग में बहुत सारे ऑर्डर किसी प्राइस पर डले हुए, जैसे मान लो अभी के लिए मान लेते हैं कि इसका भी हमारा 100 प्राइस चल रहा है, ठीक है। और आप देखते हैं कि मार्केट में 90 के प्राइस पर, ठीक है, 90 के प्राइस पर बहुत सारे बिड के कॉलम में, ठीक है, बिड के कॉलम में बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर डले हुए हैं। आप ये देखते हैं कि 90 के प्राइस पर बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर डले हुए हैं और प्राइस चल रहा है हमारा 100, ठीक है। तो ये जो हमारे जो 90 के प्राइस पर जो बहुत सारे ऑर्डर डले हुए हैं मतलब बिड कॉलम में, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। दोस्तों मैं आपको इसको मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया, तो मेरे को बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे 90 के प्राइस पर बहुत सारे ऑर्डर डले हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सेलर यहाँ पर बैठा है। अब दोस्तों मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ, सेलर बैठा है, इसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाने वाला है। मार्केट क्या होगा, मार्केट 100% 90 के प्राइस तक यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ये आप समझ लीजिए मार्केट 100 से 90 तक जाने वाला है। और वहीं अगर आप देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है कि 100 पर चल रहा है और आप देखते हैं आस्क कॉलम में क्या होता है 110 पर बहुत सारे ऑर्डर यहाँ पर डले हुए हैं। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए कि मार्केट हमारा 100 से 110 जाने वाला है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो इन्होंने ये बताया कि इतने सारे ऑर्डर्स ऑपरेटर पुट करता है और ऑपरेटर का गेम ही यहाँ पर होता है। तो इन्होंने इस थ्योरी को चेंज कर लिया है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, अगर मान लो क्या तो 90 के प्राइस पर बहुत सारे ऑर्डर डल जाएंगे बिड में, तो क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि हमारे बिड के कॉलम में हमारे ऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो लोगों को नीचे से देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो उनको बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे। अब जब बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे तो लोगों को लगेगा मार्केट में बायर जाता है, बट ऐसा नहीं है। उसने 90 के प्राइस पर बाइंग के लिए प्राइस यहाँ पर डाला हुआ है, तो एक बार मार्केट हमारा 100 से 90 के पास ज़रूर आएगा। और आस्क में डाला हुआ है तो 100 से 110 के पास ज़रूर आएगा। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया, जो कि मेरे को भी आज जो डाउट था वो उन्होंने क्लियर कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इन्होंने बताया, बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों फिर ये बोलते हैं कि वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट ऑर्डर एग्रेसिव और लिमिट ऑर्डर पैसिव। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑर्डर्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एग्रेसिव ऑर्डर्स और पैसिव ऑर्डर। अब दोस्तों एग्रेसिव ऑर्डर किसके, ऑपरेटर्स के, और पैसिव ऑर्डर किसके हैं, रिटेल ट्रेडर्स के, ठीक है। अब दोस्तों सिंपल बात है, जब अग्रेसिव ऑर्डर और पैसिव ऑर्डर इन्होंने बता दिया, पैसिव ऑर्डर किसके होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के, और अग्रेसिव ऑर्डर होते हैं ऑपरेटर के। तो सिंपल बात है कि जो पैसिव ऑर्डर है रिप्रेजेंट करते हैं ओनली इंटेंशन, मतलब उनके पास इंटेंशन है। अगर मान लो आप ये समझिए, जैसे हमारे क्या है रिटेल ट्रेडर हैं, उन्होंने रिटेल ट्रेडर को बोला गया पैसिव ऑर्डर में, पैसिव ऑर्डर जिन्होंने डाले हुए हैं, तो उनके पास केवल इंटेंशन है। मतलब जैसे मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मेरे को पैसिव ट्रेडर बोला जा रहा है, मैं पैसिव ऑर्डर डालूंगा, तो मेरे पास एक इंटेंशन है कि मार्केट वहाँ जाना चाहिए। बट दोस्तों जब एग्रेसिव ऑर्डर वाला ऑर्डर पुट करेगा मतलब ऑपरेटर, तो वो उसके पास क्या है, उसके पास इंटेंशन ही है, वो क्या है, उसके पास है कैपेसिटी। अब ये बात समझिए कि अगर पैसिव ऑर्डर मार्केट में होंगे तो क्या होगा, पैसिव ऑर्डर अगर मार्केट में होंगे तो केवल जो मूवमेंट है उसको एक हल्का सा हॉल्ट दे सकता है वो पैसिव ऑर्डर। मतलब रिटेल ट्रेडर किसी एक मूवमेंट को हल्का सा हॉल्ट दे सकते हैं, बट उसको किसी भी मूवमेंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, समझे दोस्तों। अगर अग्रेसिव ऑर्डर डले होंगे मार्केट में तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट अगर पैसिव ऑर्डर मार्केट में होंगे तो मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करेगा, किसी मूवमेंट को होल्ड कर सकता है, रोक सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर मार्केट को मूव करना है तो बड़ा ऑर्डर ही यहाँ पर काम आने वाला है दोस्तों। उसके बाद प्राइस शिफ्ट इन्होंने बात की है, प्राइस शिफ्ट यहाँ पर हम करते हैं।
तो सबसे पहले बोलते हैं इनिशिएटिव। अगर ये बोलते हैं इन ऑर्डर टू प्राइस मूव अपवर्ड बायर हैव टू बाय ऑल अवेलेबल सेल। दोस्तों मैं इसको अभी आपको यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ूंगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं दोस्तों कि दोस्तों अगर मार्केट को यहाँ पर क्या है, आप जैसे दोस्तों एक बाय आस्क होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, इधर हमारा आस्क है, सॉरी एक मिनट, ठीक है। एक मिनट, मान लो मैं आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। ये एक मिनट, ठीक है। तो दोस्तों मान लो यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा बिड का कॉलम है, ठीक है, और ये हमारा आस्क का कॉलम है, ठीक है। ये हमारा आस्क का कॉलम है। अगर दोस्तों मार्केट को क्या है, ऊपर जाना है, तो आप ये समझना, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या होगा दोस्तों, मार्केट को ऊपर जाने के लिए जो आस्क में जो यहाँ पर ऑर्डर डले हुए हैं, जो बिड वाले जो ऑर्डर्स हैं उनको खाना पड़ेगा, मतलब बायर्स को ये वाले ऑर्डर खाने पड़ेंगे, ये वाले ऑर्डर बाई करने पड़ेंगे, ये खाने पड़ेंगे, तब मार्केट ऊपर जाएगा। और ऐसे ही मार्केट के नीचे जाने का रीज़न है वो मैं अभी आपको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा दोस्तों, अब मैं आपको इसको तो हल्का सा मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। तो इसको मैं जूम नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर द प्राइस टू मूव डाउन 1 लेवल। देखो मान लो कि अभी मार्केट हमारा 100 के प्राइस पर चल रहा है, ठीक है। अभी किसी भी स्टॉक का प्राइस 100 चल रहा है, अभी मार्केट को क्या 99 आना। आप समझना दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये एज्यूम करो कि मार्केट को 100 से 99 आना है, तो अब क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो हमारा जो बिड वाला, अगर मार्केट को 100 से 99 होना है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे 99 के प्राइस पर कितने ऑर्डर डले हुए हैं, 50 ऑर्डर डले हुए हैं। तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पर अगर मार्केट को 100 से 99 आना है, तो जो हमारे आस्क में जो सेलर बैठे हैं उनको क्या, ये हमारा 50 का ऑर्डर खाना पड़ेगा, मतलब ठीक है, समझ रहे हो ना दोस्तों। अगर मार्केट को नीचे आना पड़ेगा तो इन 50 को ऑर्डर को यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये अगर देखो सिंपल बात है, अगर मार्केट को 98 आना है, आप ये अजूम कीजिए 99 से 98 आना, मतलब 100 से 98 आना, तो दोस्तों जो हमारे सेलर बैठे हैं इनको क्या करना पड़ेगा, ये 50 ऑर्डर जो 99 पे रखे हैं और 66 ऑर्डर 98 पे रखें, ये ईट करने पड़ेंगे आस्क वालों को, सेलर्स को। आप समझ में, अगर 95 आना है तो ये अगर 97 आना है तो 50 वाले ऑर्डर, 66 और 95 के ऑर्डर, ये सब खाने पड़ेंगे, तब मार्केट हमारा नीचे आएगा। ये तो दोस्तों क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ये समझिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, अगर मार्केट को, अगर हम जैसे हमारा 100 पे चल रहा है, अगर मार्केट को हमारा 105 आना है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 105 आना है, तो क्या होगा कि दोस्तों अगर मार्केट को यहाँ पर ऊपर जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे बायर्स हैं, ये हमारे बायर्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा, 105 तक के ऑर्डर खाने पड़ेंगे, मतलब ये 720, 550, 500, 120, 90, ये सारे ऑर्डर बायर्स को खाने पड़ेंगे, तब मार्केट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आप ये समझ रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस है वो शिफ्ट होता चला जाता है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि 105 से आगे मार्केट सीधा 101 पर आ जाएगा, वो नहीं है कि जब तक उसे नए ऑर्डर नहीं मिलेंगे वो नहीं आएगा। तो हर एक मार्केट को ऊपर जाने के लिए, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बिडर्स जो बिड वाले हैं उनको आस्क वाले ऑर्डर खाने पड़ेंगे, अगर मार्केट को नीचे आना है तो जो बाई पे ऑर्डर डले हुए हैं वो उनको यहाँ पर खाने पड़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल था। उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ, फॉर द प्राइस टू मूव डाउनवर्ड सेलर हैव टू परचेस ऑल अवेलेबल परचेस ऑर्डर, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं पैसिव सेल ऑर्डर, फिर बोल रहे हैं जो पैसिव सेल ऑर्डर कॉज बुलिश मूवमेंट टू स्लो डाउन, ठीक है। बट हाँ देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पैसिव सेल ऑर्डर है, मान लो किसी ने सेल ऑर्डर डाले हुए, मतलब रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर क्या है सेल ऑर्डर डाले हुए, मान लो यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस है, मान के चलो हमारा मार्केट बढ़िया तरीके से ऊपर आ रहा है और हमारे रिटेल ट्रेडर को पता है कि ये हमारा रेसिस्टेंस है, तो इन्होंने यहाँ पर सेल के ऑर्डर डाले हुए हैं। तो वो क्या है, उनमें क्या है, इस मूवमेंट को क्या कर सकता है, उनके पास केवल इतनी ताकत है, वो केवल इसको स्लो कर सकता है, ठीक है। बट उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मार्केट को यहाँ से नीचे ले आए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके पास इतनी एबिलिटी है कि इसको स्लो कर सकता है। द ओनली ऑर्डर दैट हैव एबिलिटी टू मूव द प्राइस डाउन दिस कॉज द वैल्यू क्रॉसिंग ऑर्डर बिकम सेल टू मार्केट, केवल वही ऑर्डर, उन्हीं ऑर्डर्स के पास कैपेसिटी है, वो कौन से ऑपरेटर के पास जो ऑर्डर है उन्हीं के पास कैपेसिटी जो मार्केट को नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अब मार्केट को अब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो यहाँ पर हमारा एक मिनट, मान लो हमारा यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, मार्केट हमारा ऊपर आ रहा है, तो हमारे रिटेल ट्रेडर को सबको पता है कि यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने अपने सेल के ऑर्डर डाले हुए हैं, तो पहला क्या होगा,
अगर मार्केट को तो अगर मार्केट को यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, या तो मार्केट ब्रेकआउट देगा, ठीक है, या मार्केट हमारा नीचे आएगा, सेल होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर देखो पैसिव ऑर्डर डले हुए हैं तो मार्केट केवल स्लो हो जाएगा थोड़ा सा और फिर उसके ऊपर निकल जाएगा। बट अगर अगर मार्केट को यहाँ पर नीचे आना तो क्या होगा, तो दोस्तों अगर डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ से लेना मार्केट को, या तो मार्केट में नई एंट्री होगी सेलर्स की, बहुत ज़्यादा सेलर्स की, और दूसरा जो लोग यहाँ पर हल्का सा मान लो ब्रेकआउट दिया उसने और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने अपने लगा दी स्टॉप लॉस यहाँ पे, तो जो जब ये स्टॉप लॉस हिट होंगे तब मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, या बड़े ऑपरेटर्स के जो यहाँ पर नई पोजीशन एंट्री होगी तब आ गई। अगर नॉर्मल ऑर्डर डाले हुए तो मार्केट यहाँ पर हल्का सा रेजिस्टेंस लेके ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है, यही इन्होंने बताया। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने आपको एक कॉलम और दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है कि ये देखो, ये हो गई हमारी बिड, ये बिड हो गई, ये हमारी आस्क हो गई। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि अगर मान लो क्या होता है, बिड और आस्क के जो ऑर्डर्स हैं उनमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, मतलब वो बराबर नहीं है, मतलब बिड में ज़्यादा ऑर्डर पड़े हुए हैं, आस्क में कम है, या आस्क में ज़्यादा पड़े हुए हैं, बिड में कम है, तब क्या हो सकता है, तब दोस्तों यहाँ इनको बोलता है, देखो इसमें लिखा हुआ है लार्ज इम्बैलेंस बिटवीन बायर्स एंड सेल लिमिट ऑर्डर, लैक ऑफ सेलिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये एक, मान लो हमारा स्टॉक का प्राइस 100 चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 104, 103, 102, 101 के प्राइस पर जो ऑर्डर पड़े हुए हैं बहुत ही कम है। मतलब यहाँ पर क्या है, सेलर्स मतलब बिल्कुल भी राजी नहीं है अपने माल को बेचने के लिए, जबकि यहाँ पर बायर्स के पास क्या है, बहुत ज़्यादा माल पड़ा है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्डर यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हो गया, एक इम्बैलेंस हो गया दोनों के बीच में, बायर्स और सेलर्स के बीच में, ठीक है। तो ये कॉज करता है मार्केट का मूवमेंट, ठीक है ना, ये कॉज करता है मार्केट का मूवमेंट दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, तो ये हमको क्या बताने वाले हैं हमारे ऑथर साहब। तो फिर बताए, it is also necessary to ensure the absence of one or two force can facilitate price display, and absence of supply can facilitate the price in just as absence of demand can facilitate to fall। मतलब ये बोल रहे हैं, अगर मान लो सप्लाई नहीं है मार्केट में, मतलब क्या है, मार्केट में क्या है, मार्केट में सप्लाई नहीं है, सप्लाई का मतलब क्या है दोस्तों, सेलर नहीं है, तो मार्केट क्या होगा, सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट में सप्लाई नहीं है, कुछ प्राइस तक मार्केट में सप्लाई नहीं, जैसे उसमें मैंने दिखाया तो आपको 105 तक, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसको ऑर्डर को यहाँ पर गौर से देखें तो यहाँ पर क्या है कि 105 तक 104 प्राइस तक कोई यहाँ पर ज़्यादा ऑर्डर डले नहीं हुए, तो बहुत ईजी है मार्केट को यहाँ पर तक ऊपर जाने के लिए, ठीक है ना। और मार्केट में यही इन्होंने बताया कि अगर मान लो बिड में ज़्यादा ऑर्डर नहीं होते तो मार्केट नीचे आ सकता था, ठीक है। फिर इन्होंने बताया, फिर उन्होंने एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और दिया है, वो भी हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट प्लेस इन आस्क करूँ, ओके। दोस्तों फिर एक बता रहे हैं कि मान लो क्या होता है कि अब दोस्तों मैं आपको एक बार बताऊं, अगर मान लो देखो अभी हम सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप मुझे एक बार बताइए, ठीक है, अगर किसी स्टॉक को नीचे गिरना है, ठीक है, किसी स्टॉक को नीचे करना है बुरी तरीके से, तो क्या होगा दोस्तों, वो क्या होगा, लोग अपना माल बेच रहे हैं और कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है, तभी तो मार्केट नीचे आएगा। आप ये समझिए, मतलब जिस प्राइस पर, मतलब अगर आपको बिड वाले कॉलम में आपको ऑर्डर ही ना मिले, बिड वाले कॉलम में आपको ऑर्डर नहीं मिले, तो मार्केट क्या कंटिन्यूस फॉल होता चला जाएगा। तो ये इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि अगर मान लो क्या होता है, अगर डिमांड इज विड्रॉन, मतलब डिमांड निकल जाए मार्केट से, क्या है, डिमांड को निकाल लिया जाए, मतलब किसी भी प्राइस पर मार्केट हमारा कोई भी बंदा खरीदने को तैयार ना है, ना 100 पे ना 90, तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारे बायर्स हैं जो प्लेस कर रहे हैं बिड ऑर्डर, वो क्या होंगे, वो अलग हो जाएंगे और हमारा प्राइस नीचे आता चला जाएगा और सेलिंग इनिशिएट होती चली जाएगी। और फिर इन्होंने ऐसे ये बताया कि अगर मान लो क्या होता कि मान लो आस्क कॉलम में यहाँ पर हमारे ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब क्या होगा, जब आस्क कॉलम में ऑर्डर बिल्कुल कम है तो हल्का सा बाइंग इनिशिएट, मतलब मान लो आस्क कॉलम में ज़्यादा हमारे ऑर्डर नहीं पड़े हुए, लोग मतलब सप्लाई में नहीं है, ज़्यादा सेल नहीं करना चाहते मार्केट को, तब क्या होगा, हल्का सा अगर हल्की सी बाइंग में भी लोग एंट्री करेंगे तो मार्केट हमारा ऊपर चला जाएगा दोस्तों। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। तो दोस्तों अब इसका हम कंक्लूजन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया कि रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द परचेज ऑफ सेलर ट्रेडर, ठीक है,
फिर यहाँ पर इन्होंने बताया कि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के लिए। फिर उन्होंने बताया, अब इन्होंने बताया कि दो टूल से हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक हमारा डिमांड है और एक हमारा प्राइस एंड वॉल्यूम है। मतलब सप्लाई, डिमांड, प्राइस, वॉल्यूम, ये हमारी क्या है, ये हमारी दो चार टूल एक तरीके से बताएं, सप्लाई, डिमांड, प्राइस, वॉल्यूम, इन्होंने यहाँ पर हमको बताया। उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर उन्होंने बताया, इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप एबिलिटी टू करेक्ट इंटरप्रेट द प्राइस एक्शन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ये तो हमको पता है कि प्राइस को वॉल्यूम के साथ कंबाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वीक ऑफ मैथोलॉजी में ये हमको बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। दोस्तों अब चैप्टर नंबर 8 आ चुका है, इसको भी पढ़ लेते हैं, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि द आइडिया इज़ दैट समथिंग कैन नॉट हैपन और नोवेयर दैट इज सी चेंज इन प्राइस रूट। मतलब ये बोलते हैं कि बिना बात कुछ नहीं होता, ठीक है। बोलते हैं ना कि भाई आग लगी है तो धुआं तो निकलेगा, वो वाली बात है ना। मतलब अगर कुछ ना कुछ कुछ कॉज होगी तो उसका इफेक्ट यहाँ पर ज़रूर आने वाला है, ये इन्होंने बताया और यही हम यहाँ पर समझने वाले हैं, ठीक है। तब दोस्तों आपको पता है गाइडली जो मेजर चेंजेस हैंड वेल इन्फॉर्म्ड एंड अनइन्फॉर्म्ड ऑपरेटर, मतलब जाने पहचाने जो नॉलेजेबल लोग हैं उनसे हाथ चेंज होता रहता है। मतलब कभी स्टॉक्स रिटेलर्स के पास ज़्यादा रहते हैं, कभी ऑपरेटर्स के पास, ये गेम चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, तो इन द केस ऑफ इंडिविजुअल द कॉज ऑफ द प्राइस टू राइज द बायर डिज़ायर टू वांट दो शेयर टू सेल डिज़ायर टू वांट द मनी, ठीक है। उसके बाद अभी हम आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट शेयर किया है, मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर कॉज क्या है और इफेक्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब इस पॉइंट पर कंसोलिडेशन हो रहा है, ये हो रहा है हमारा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये होगी हमारी कॉज, ठीक है, ठीक है। और दोस्तों इस पॉइंट पे हमारा हो रहा है एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये भी हो गया हमारा एक तरीके का कॉज, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्रेकआउट हो गया हमारा, ब्रेकडाउन क्या हो गया हमारा इफेक्ट, और सेम ये भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, जब मार्केट में हमारा क्या हुआ, जब मार्केट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जब मार्केट में हमारा एक्यूमुलेशन हुआ, ये हुआ हमारा कॉज। अब इस कॉज में क्या हुआ, कॉज में हमारा हुआ है ये कि जो हमारे मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर है उनसे मार्केट में या इस वाले पॉइंट पर, जब इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ, रिटेल ट्रेडर ने माल खरीदा है बड़े बड़े ऑपरेटर से, उसके बाद हुआ ब्रेकडाउन। और इस पॉइंट पर एक्यूमुलेशन में क्या, रिटेल ट्रेडर से मार्केट ऑपरेटर ने माल खरीदा, उसके बाद हुआ है ब्रेकआउट। तो दोस्तों यही हमारी कॉज और इफेक्ट है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ लेते हैं थ्योरी में। अब दोस्तों इन एडिशन टू सीइंग द कॉज, ओके कंस्ट्रक्शन, ओके चलो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर ये बोलते हैं कि ओके एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉस दैट द इफेक्ट रियलाइज द कॉज विल इफेक्ट ऑल इन प्रोपोर्शनल। मतलब दोनों अपने क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले कॉज होगी, उसके बाद इफेक्ट आएगा, फिर कॉज होगी, फिर इफेक्ट आएगा, ये समझने वाला बात है। फिर ये बोलते हैं कि बहुत ये लॉजिकल सी चीज़ है, अगर जितना टाइम मार्केट स्पेंड करेगा कंसोलिडेशन जोन में, मतलब ठीक है, उतना बड़ा यहाँ पर उसका इफेक्ट होगा। मतलब जितना बड़ा लंबा कॉज पीरियड होगा उतना ही बड़ा इफेक्ट होगा। अगर जैसे कि मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दूँ, रिलायंस कितने सालों तक यहाँ पर एक ही प्राइस पर ट्रेड करता रहा था कंसोलिडेट, उसके बाद कितना भयंकर ब्रेकआउट हुआ। तो यही एक तरीके से जितना लंबा कॉज होगा उतना लंबा क्या होगा यहाँ पर इफेक्ट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद फिर ये बोलते हैं कुछ एलिमेंट्स हमको माइंड में रखने चाहिए, वो हम बताते हैं आगे। तो ये बोलते हैं कि ठीक है, कुछ यहाँ बोलते हैं कि मार्केट की कुछ सर्टेन कंडीशन होती हैं, जैसे वेदर इवेंट, जो कि मार्केट में एक शार्प टर्न लेती हैं द प्राइस विदाउट अ ग्रेट डील ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। मतलब आपको ज़रूरी नहीं हमेशा एक्यूमुलेशन ये हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो मार्केट में रिएक्ट करने के लिए। कभी कभी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि एक साथ टर्न करा देते हैं मार्केट को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कोरोना वायरस था, मार्केट अपना 12,000 के लाइफ टाइम हाई पे था, उसके बाद मार्केट में सडन फॉल आया, तो उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, वायरस आ गया, ऑपरेटर्स को लगा कि यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उन्होंने दबा के सेलिंग की, अपना सारा माल बेचा और मार्केट एक साथ नीचे आ गया। और उसके बाद भी आपने देखा, उसके बाद अभी मार्केट 15,000 चल रहा है, तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा गिर गया, तुरंत उन्होंने बाई कर लिया। तो ये चलता रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप हमेशा एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं बैठ सकते दोस्तों, ये इन्होंने बताया। द बिग ऑपरेटर यूज
climate candle to accumulate distribute all the stock they need without developing a more extending combination starting from the expected movement. Another aspect to keep in mind is not that all ranges are accumulation or distribution process. This point is very, फिर ये बोलते हर बार accumulation distribution नहीं होता, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट एंड फिगर ग्राफिक्स इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है, इसको मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, टेंशन मत लीजिए दोस्तों, ये आपको कुछ मिस नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब ये बता दें, सम ऑफ अस प्रेफर टू सिंप्लीफाई इट एंड यूज। अब ये बोलते हैं कि अब दोस्तों हमको पता कैसे चलेगा कि भाई मान लो ये कॉज हुआ है हमारा, कॉज हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद हमारा टारगेट कितना होगा, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक्यूमुलेशन था, उसके बाद हमारा टारगेट कितना होगा ये नहीं पता। तो कुछ उन्होंने टूल्स बताए जैसे फिबोनाची, इलियट और हार्मोनिक पैटर्न, ये कुछ ऐसे टूल हैं जो कि हमको बताते हैं हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर उन्होंने कुछ टूल्स की तारीफ वगैरह की है, वो छोड़ते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इसका कंक्लूजन इन्होंने बताया, सिंस द मार्केट मूव अंडर दिस लॉ कॉज एंड इफेक्ट यूजिंग लेटरल फेज जनरेट सब्सक्रिप्शन, आई बिलीव दैट इट कैन गिव इट एडवांटेज, ठीक है। तो ये छोड़ एंड ट्राई टू फिगर आउट विको मैथोलॉजी एक्सेलेंट टूल। ये फिर ये बोलते हैं कि विको मैथोलॉजी एक बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट टूल है इन चीज़ों को पहचानने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर द लॉ, कितना मिनट हो गया, 25 हुआ है, ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 भी यहाँ पर आ चुका है, इन फाइनेंशियल मार्केट द लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट। अब दोस्तों यहाँ पर पहले हमने पढ़ा था कॉज एंड इफेक्ट, और फिर हम पढ़ते हैं जो एफर्ट, जो पहले एफर्ट होता है मार्केट में, उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है उसका क्या लॉ है वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इन फाइनेंशियल मार्केट एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय वॉल्यूम व्हाइल द रिजल्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइस। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं प्राइस और वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है, तो हमको आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर अभी हम प्राइस और वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एफर्ट होता है वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम से हमको पता लग जाता है कि मार्केट में बाइंग हो रही है, सेलिंग, और जब वॉल्यूम एक्सप्लोड करता है तो वो होता है प्राइस के फॉर्म में, ब्रेकआउट के फॉर्म में, ठीक है। ये आपको पता है यहाँ पर लग गया। दिस मीन द प्राइस एक्शन मस्ट रिफ्लेक्ट द वॉल्यूम एक्शन, ठीक है। हाँ, मतलब ये बोलते हैं कि जो प्राइस का एक्शन है वो रिफ्लेक्ट होगा वॉल्यूम एक्शन में, अगर प्राइस मूव करेगा तो वॉल्यूम में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अब इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम में बता रहे हैं, प्राइस इज़ नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट, परहैप्स इवन मोर इंपॉर्टेंट डाटा इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों दो एलिमेंट है, प्राइस और वॉल्यूम, ठीक है। ये एकदम उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ स्टॉक, मतलब वॉल्यूम से पता लगता है कि कितने लोग होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहली सीढ़ी है, आपको यहाँ पर आपको पता लगना चाहिए, और लार्ज ऑपरेटर का आपको सबसे पहले किससे पता लगेगा, वॉल्यूम से। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमको कुछ ऐसे सिनारियो बताने वाले हैं जिसमें हमको पता चलेगा हार्मोनी और डाइवर्जेंस, ठीक है। ये अभी हमको पता चलेगा कि ये हमको आगे बताएंगे कि प्राइस के हिसाब से जो मतलब प्राइस मूव करता है और वॉल्यूम उसको कैसे फेवर करता है, कहाँ पे हमारा फेवर में और कहाँ पे ये हमको धोखा दे रहा है, ये अभी हमारे ऑथर साहब हमको बताने वाले हैं। प्राइस और किसका यहाँ पर कंबाइन करके, प्राइस और वॉल्यूम को कंबाइन करके हमको बताएंगे कि अगर ऐसा मूवमेंट, ऐसा कैंडल बनेगा और ऐसा इसका वॉल्यूम होना चाहिए तो ठीक है, वरना गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताते हैं ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेटर प्रेजेंट द प्रोफेशनल मनी विद द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग मूवमेंट। अब दोस्तों ये समझिए कि मान लो क्या होता है, अगर बड़ा कैंडल बना वॉल्यूम का, तो दोस्तों वॉल्यूम हमको शो कर रहा है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो प्राइस पर भी वो हमको दिखना चाहिए, कहने का मतलब ये, अगर मान लो वॉल्यूम की कैंडल बहुत बड़ी बनी और हमारी प्राइस की कैंडल बहुत छोटी है तो आप उसको बिलीव नहीं कर सकते। सिंपल बात है, अगर कोई लार्ज ऑपरेटर ने बाई किया होगा कुछ भी चीज़ तो वॉल्यूम पे आपको दिखेगी, तो वो प्राइस पर भी दोस्तों यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको पहले हिंदी में मतलब बता देता हूँ कि हार्मनी और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर आपको डाउट ना हो। तो दोस्तों हार्मनी का मतलब आप इस तरीके से समझ लिए, जो चीज़ फेवर में हो रही है, मतलब ठीक हो रही है, और डाइवर्जेंस का मतलब ये है जो हमको थोड़ा यहाँ पर क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी, मतलब गलत चीज़ का अंदेशा आप समझ लीजिए। अगर मैं आपको यहाँ पर इसका हार्मनी का मतलब बताऊँ डिक्शनरी में, एक मिनट, तो प्रकृति के साथ, और ये जो दिखा रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिकल, मतलब जो चीज़ फेवर में होने वाली है। और डाइवर्जेंस का मीनिंग मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हो रहा है दैट अपसरण पथभ्रष्ट, मतलब यहाँ पर अलग चीज़, यहाँ पर आप ये समझ लिए हार्मनी फेवर में और डाइवर्जेंस हमारे फेवर में नहीं है, ये आप समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है 28 मिनट की, अभी के लिए मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, और कल मैं इसी टाइम यहाँ पर एक और वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम के बारे में। यहाँ हमको बताएंगे कि कैसा वॉल्यूम होना चाहिए जो हमारे प्राइस को सपोर्ट हो करेगा, कैसा नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको कल यहाँ पर कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म
करता हूँ दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसे देखो आधे घंटे से मैं बक बक करे जा रहा हूँ, पढ़ के समझना फिर बताना। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर करें, और आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आप, जो भी नया बंदा अपना अकाउंट ओपन करा रहा है, तो वो आप हमारे जो लिंक्स हमने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन, उनके साथ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैशबैक आपको मिलने वाले हैं, और उससे क्या हो, और दूसरा हमारे चैनल को भी एक मदद हो जाएगी, सपोर्ट हो जाएगा। आप ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। अभी के लिए मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों।